1993 जब इजराइल और पैलेस्टीन बहुत करीब आ चुके थे एक दूसरे के पीसफुल सॉल्यूशन निकालने के लिए, मगर क्या हुआ? इसके बाद के हालात बद से बदतर होते चले गए। आज इनके बीच में युद्ध चलने लग रहा है। अगर हमें आज की क्राइसिस को गहराई से जानना है तो इतिहास को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं डिटेल में हिस्ट्री इन दोनों देशों के बीच की, कैसे जन्म हुआ इजराइल देश का और कैसे शुरुआत हुई इजराइल और पैलेस्टीन के बीच कॉन्फ्लिक्ट की। हमारी कहानी की शुरुआत आज से हजारों साल पहले होती है। आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि हिटलर ने कितनी बुरी तरीके से ट्रीट किया जूस को, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जूस के खिलाफ हो रहे अत्याचार एक्चुअली में हजारों साल पुराने हैं। कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म एक जूस फैमिली में हुआ था। कुछ क्रिश्चियन मानते हैं कि कुछ जूस जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई करवाना चाहते थे। ये एक ऐसी विचारधारा थी जो अगले कई दशकों और सेंचुरी तक रह गई क्रिश्चियन के बीच में। और जब क्रूसेड हुए आज से करीब हजारों साल पहले, तो वहाँ पर भारी संख्या में क्रिश्चियन ने जूस को मारा। उस जमाने में जूस के खिलाफ बहुत सी झूठी अफवाहें फैलाई जाती थी कि जैसे क्रिश्चियन बच्चों का खून पी लेते हैं और फिर उनको रिलीजियस रिचुअल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसी चीज़ों से नफरत बहुत ज़्यादा थी जूस के खिलाफ। जितना जूस को हेट सहना पड़ा है, शायद ही किसी और रिलीजन को इतना सहना पड़ा है। 1800 के बाद ये नफरत थी जूस के खिलाफ न सिर्फ रिलीजियस की वजह से थी, बल्कि जूस को एक अलग इथनिसिटी करके भी देखे जाने लगा। इन्हीं सब रीजन की वजह से 1800 के समय तक दुनिया भर में रहने वाले जूस के अंदर ऐसी भावनाएं जागने लगी कि कोई भी देश हमें अपना नहीं मानता। अगर हमें सुकून से जिंदा रहना है तो हमें एक खुद का देश बनाना पड़ेगा, एक जूस कंट्री बनानी पड़ेगी। एक ऑस्ट्रो हंगेरियन जर्नलिस्ट थे थियोडर हर्ज नाम के। उन्होंने 1869 में पैम्फलेट में एक नई पॉलिटिकल मूवमेंट की शुरुआत की, जियोनिज्म। इन्होंने कहा कि जूस को अपनी एक सेपरेट कंट्री मिलनी चाहिए। उस समय के लिए ये आइडिया कोई नया आइडिया नहीं था। 1870 से ही कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो अपने आप को लवर्स ऑफ जियोन कहकर बुलाती थी, जो इस आइडिया को प्रोपेगेट करने लग रही थी। इन्हीं सब रीजन की वजह से 1881 में पहली लार्ज स्केल माइग्रेशन देखने को मिली जूस की पैलेस्टीन के एरिया में। जूस ने पैलेस्टीन के एरिया में कई परमानेंट सेटलमेंट बनाई और वहाँ जाकर रहने लगे। अब पैलेस्टीन का एरिया ही क्यों चुना? क्योंकि ये जूस के लिए काफ़ी होली एरिया था। जेरूसलम जूस के लिए उस सबसे होली प्लेस है। याद रखिए, उस समय न कोई इजराइल था, न गाजा था, न कोई वेस्ट बैंक था। ये सारा एरिया पैलेस्टीन था जो कि ऑटोमन एम्पायर के अंडर आता था। और ऑटोमन एम्पायर के अंदर क्रिश्चियन, मुस्लिम और जूस मोर और लेस एक दूसरे के साथ पीसफुली रहते थे। कोई इतना झगड़ा नहीं होता था। इसके पीछे एक रीज़न ये हो सकता है कि ये ज़मीन ज़्यादातर ज़मीन खाली पड़ी थी, बहुत कम सेटलमेंट थी इस ज़मीन के अंदर, तो पॉपुलेशन भी बहुत कम थी इस एरिया की। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं साल 1915 में वर्ल्ड वार 1 चलने लग रही है। ब्रिटिश, फ्रेंच और अरब रेवोल्यूशनरी ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ रहे हैं। ब्रिटिश यहाँ पर बड़ी चालाकी करता है। वो कहते हैं अरब रिवोल्यूशनरी को कि तुम हमें सपोर्ट करो ऑटोमन एम्पायर को हराने में, और हम तुम्हें पैलेस्टीन का एरिया दे देंगे। और अरब रिवोल्यूशनरी लड़ाई कर रहे हैं एक यूनाइटेड अरब कंट्री बनाने के लिए। ये अरब रिवोल्यूशनरी कहते हैं कि सीरिया से लेकर यमन तक एक अरब देश बने। ब्रिटिश लोग सेम चीज़ प्रॉमिस करते हैं जूस को कि हम तुम्हें तुम्हारा अपना अलग से जूस देश बनाने में मदद करेंगे। पैलेस्टीन के पास ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वो अमेरिकन जूस को अप्रिशिएट कर सकें और अमेरिका की पॉलिटिक्स पर अपना इन्फ्लुएंस जमा सकें। लेकिन रियलिटी में ब्रिटिश ने फ्रेंच के साथ पीछे से एक सीक्रेट डील कर दी। जैसे ही ऑटोमन एम्पायर हारा, अब वर्ल्ड वार 1 ख़त्म होने के बाद जो मिडल ईस्ट का एरिया था, ब्रिटिश और फ्रेंच ने अपना आधा आधा डिवाइड कर लिया और पैलेस्टीन का एरिया ब्रिटिश ने पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया। तो 1918 से 1948 तक पूरा पैलेस्टीन का एरिया ब्रिटिश राज के अंडर रहता था।
इसी समय जर्मनी में हिटलर को पॉलिटिकल पावर मिलती है और ज्यूस को मिलियन की संख्या में मारा जाता है। उनके खिलाफ जिनोसाइड होता है। पूरे हिटलर कंट्रोल यूरोप से ज्यूस अपनी जान बचाकर अलग अलग देशों में भागते हैं। कुछ को अमेरिका में रिफ्यूजी मिल जाती है, लेकिन इनमें से कई ज्यूस जाते हैं पैलेस्टीन में। ब्रिटिश पहले तो उन्हें अंदर आने देता है, बाद में ब्रिटिश उन्हें रोकता है पैलेस्टीन में आने से, जिसकी वजह से एक इजरायली नेशनलिस्ट मूवमेंट की भी शुरुआत होती है पैलेस्टीन के अंदर। सेम टाइम 1940 के आते आते पैलेस्टीन नेशनलिस्ट मूवमेंट की भी शुरुआत हो चुकी है और पैलेस्टीन लोग भी अपने देश की मांग करने लग रहे हैं। 1948 में ब्रिटिश राज अपने हाथ जोड़ लेता है, कहता है बस और नहीं होता मुझसे, मैं निकलता हूँ यहाँ से। तुम ज्यूस लोग अपना एक ज्यूस देश बना लो और तुम पैलेस्टीन लोग एक पैलेस्टीन देश बना लो, लेकिन मैं नहीं कर सकता, ये सब मुझसे नहीं होता। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है यूनाइटेड नेशन को और ब्रिटिश लोग निकल लेते हैं पैलेस्टीन छोड़कर। यूनाइटेड नेशन एक पार्टीशन प्लान बनाता है कि कितना एरिया पैलेस्टीन में ज्यूस कंट्री बनाने के लिए दिया जाए और कितना एरिया एक पैलेस्टीन देश बनाने के लिए दिया जाए। 1947 में ये यूनाइटेड नेशन पार्टीशन रिलीज किया जाता है। यूनाइटेड नेशन अपने प्लान में 57% एरिया अप्रोक्सीमेटली ज्यूस स्टेट के लिए रखता है और 43% एरिया अरब पैलेस्टीन स्टेट के लिए रखता है। जेरूसलम एक बहुत ही हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट एरिया है 3 धर्मों के लिए, ज्यूस, क्रिश्चियन और मुस्लिम के लिए। तो यूनाइटेड नेशन डिसाइड करता है कि जेरूसलम इंटरनेशनल कंट्रोल में रहेगा। ज्यूस लोग इस प्लान को स्वीकार करते हैं और वो अपने नए देश का नाम इजराइल रखते हैं। यहाँ जन्म होता है इजराइल देश का 1948 में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बाकी नेबरिंग अरब कंट्रीज़ हैं वो इस प्लान से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। उन्हें लगता है कि ये प्लान बेसिकली ब्रिटिश का तरीका है कॉलोनिज्म को कंटिन्यू रखने का, तो वो इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। वो कहते हैं कि हम इजराइल को ज्यूस को इतना सा पार्ट भी नहीं लेने देंगे। इस जंग को नाम दिया जाता है फर्स्ट अरब इजराइली वॉर ऑफ 1948 और ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक जंग है, क्योंकि 5 से ज़्यादा देश एक छोटे से नए देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। ज्यूस जो इजराइल में रहते थे वो जानते थे कि 5 साल पहले बाकी दुनिया उन्हें किस तरीके से ट्रीट करती है, हिटलर ने उन्हें किस तरीके से ट्रीट किया था, और आज के दिन ये सारे अरब देश उनके खिलाफ जंग छेड़ रहे हैं। अगर आज ये जिंदा बचने के लिए नहीं लड़े तो कभी जिंदा नहीं बच पाएंगे, तो सारी जान बचाकर ये लड़ते हैं। ये लड़ाई और बहुत ही हैरानी की बात है कि इजराइल जंग जीत जाता है, इन सारे देशों को हरा देता है। 1949 में जब जंग ख़त्म होती है तो यूनाइटेड नेशन का पार्टीशन प्लान के अकॉर्डिंग जो एरिया पैलेस्टीन के होने थे उनमें से कई एरिया पर अब इजराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया है। जो गाजा स्ट्रिप का एरिया है वो इजिप्ट के पास चला गया और जो वेस्ट बैंक का एरिया था वो जॉर्डन के पास चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि पैलेस्टीन के पास कोई जगह नहीं बची अपनी खुद की। 7 लाख से ज़्यादा पैलेस्टीनियन को अपने घर छोड़कर रिफ्यूजी बनना पड़ता है अरब देश में। इस चीज़ को कहा जाता है 1948 पैलेस्टीनियन एक्सोडस। इसके बाद 1967 में एक सेकेंड अरब इजरायली वॉर होती है। 6 दिन तक ये जंग चलती है और इसे भी इजराइल आसानी से जीत जाता है। न सिर्फ इसमें इजराइल गाजा स्ट्रिप को पकड़ लेता है, वेस्ट बैंक को ऑक्यूपाई कर लेता है, बल्कि इजिप्ट का ये बड़ा सा पेनिनसुला है अब इजराइल इस पर भी कब्जा कर लेता है। इस जंग के बाद पैलेस्टीन लोग अपना खुद का देश चाहते हैं। इसी रीजन से 1964 में फाउंडेशन होती है पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO की। शुरुआत में इनका एम होता है आर्म स्ट्रगल के थ्रू यानी हथियार उठाकर अपना देश पाना। शुरुआत में ये चाहते हैं इजराइल जैसा कोई भी देश एग्जिस्ट ना करे। इसी रीजन से USA और इजराइल इसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि एक इंसान के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये टेररिस्ट हैं, दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये रिवोल्यूशनरी हैं, देश की आज़ादी चाहते हैं। 1973 में
एक तीसरी अरब इजरायली जंग छिड़ती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं बदलता है। लेकिन 1974 में पीएलओ को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। ये पैलेस्टीन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। 1979 में इजिप्ट और इजराइल के बीच पीस टॉक सक्सेसफुल होती है और इजिप्ट पहला अरब देश बन जाता है इजराइल को रिकॉग्नाइज करने वाला कि इजराइल एक्चुअली में एक कंट्री है जो एक्चुअली में यहाँ एग्जिस्ट करता है। इसी पीस टॉक के बाद पूरा पेनिनसुला का जो एरिया था वो इजराइल ने कैप्चर कर लिया था, वो इजराइल ने इजिप्ट को वापस दे देता है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर और इजिप्शियन प्राइम मिनिस्टर दोनों को एक नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है इस सक्सेसफुल पीस ट्रीटी की वजह से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 साल के बाद इजिप्शियन प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट कर दिया जाता है इजिप्ट में राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट लोगों के द्वारा। जो कट्टरवादी लोग थे वो कह रहे थे कैसे इजिप्ट ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इजराइल के साथ समझौता कर लिया, कैसे ये कंप्रोमाइज़ कर लिया, उन्हें जिंदा नहीं रहने देंगे और उन्हें जाकर असैसिनेटेड कर दिया जाता है। अब 1967 से लेकर 1980 तक 10 साल से ज़्यादा गुजर चुके हैं कि इजराइल ने गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर रखा है। इस समय के दौरान इजराइल में रहने वाले कई लोग जाकर वेस्ट बैंक में अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश करने लग जाते हैं, सेटलमेंट बनाने लग जाते हैं और परमानेंटली रहने लगते हैं। इजरायली सरकार उन्हें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है। वहाँ जो घरों के प्राइजेस हैं कम है, कुछ लोग वहाँ पर चीप हाउसिंग की वजह से जाते हैं, तो कुछ लोग वहाँ जाते हैं अपनी रिलीजियस नेशनलिज्म की वजह से। कुछ इजरायली लोग जो कट्टर इजरायली लोग हैं वो कहते हैं ये पूरा वेस्ट बैंक का एरिया हमारा है, इसलिए वहाँ जाकर हम रहेंगे और इसीलिए सेटलमेंट होने लग जाती हैं वहाँ पर इजरायली लोगों की वेस्ट बैंक के एरिया में। इंटरनेशनल कम्युनिटी इन सेटलमेंट को इलीगल मानती है क्योंकि यूनाइटेड नेशन के पार्टीशन प्लान के खिलाफ जाते हैं ये सेटलमेंट और पैलेस्टीनियन लोग इन्हें कॉलोनाइजेशन मानते हैं। बेसिकली उनके देश में कॉलोनाइजेशन करी जा रही है इजरायली लोगों के द्वारा। 1992 में इजरायली को एक बहुत बढ़िया प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं जिनका नाम है इट्ज़हाक रबीन। ये कहते हैं कि पीएलओ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो बस अपना देश चाहते हैं, हमें उनका देश देना चाहिए। इजराइल पीएलओ को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है और रिटर्न में पीएलओ भी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं इजराइल देश को। और यह होते हैं 1993 के ओस्लो अकॉर्ड्स। पहली बार ये दोनों साथ मिलकर बात करते हैं कि कैसे हम देश का बंटवारा कर सकते हैं, कैसे डिवाइड कर सकते हैं पीसफुली देश को, कैसे हम पैलेस्टीन देश को बना सकते हैं। एज अ रिजल्ट 1994 में पहली बार पैलेस्टीन की सरकार एस्टेब्लिश करी जाती है। इसे नाम दिया जाता है पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम तक वेस्ट बैंक के बहुत से एरिया में इजरायली लोगों ने अपनी परमानेंट सेटलमेंट बना ली, जिसे इजरायली सरकार ने भी सपोर्ट किया है। तो पैलेस्टीनियन लोग बहुत ही कम गिने चुने एरिया में टुकड़ों में रहने लग रहे हैं। तो 3 एरिया में डिवाइड करने का फैसला किया जाता है वेस्ट बैंक को। एरिया ए, एरिया बी और एरिया सी। एरिया ए वाले लोगों को वो एरिया होंगे जहां पर पैलेस्टीनियन सरकार अपना कंट्रोल रखेगी। एरिया बी वो एरिया जहां पर दोनों सरकार साथ में कंट्रोल रखेंगी। एरिया सी वो एरिया जहां पर इजरायली सरकार अपना कंट्रोल रखेगी। तो यूनाइटेड नेशन का पार्टीशन प्लान तो बहुत दूर की बात है। रियलिटी में 1994 में पैलेस्टीन को कुछ गिने चुने टुकड़े ही मिले पाते हैं वेस्ट बैंक के एरिया में और गाजा स्ट्रिप में, जहां पर वो अपना देश बना सकें। लेकिन अच्छी खबर ये है, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक इजराइल और पैलेस्टीन बहुत करीब पहुंच चुके हैं एक पीसफुल सॉल्यूशन निकालने के लिए। इसी रीजन की वजह से 1994 में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट यासिर अराफात और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर इट्ज़हाक रबीन को नोबेल पीस पुरस्कार अवार्ड
दिया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके बाद पूरी सिचुएशन का सत्यानाश हो जाता है। अब एक्सट्रीम राइट विंग ज्यूस लोग जो अपने प्रधानमंत्री की हत्या कर देते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह गोडसे ने गांधी जी को मारा था, क्योंकि गांधी जी हिंदू मुस्लिम के बीच यूनिटी की बात करते थे। एक ज्यूस एक्सट्रीमिस्ट ने पॉइंट ब्लैक रेंज में आकर पिस्तौल से 3 गोलियां मार दी इजरायली प्राइम मिनिस्टर को 1995 में, क्योंकि ये कट्टरवादी ज्यूस लोग कहते थे कि कैसे पैलेस्टीन के साथ कंप्रोमाइज़ कर सकते हो, इतनी सी भी ज़मीन क्यों दे रहे हो उनको, हम तो पूरा का पूरा पैलेस्टीन इजराइल के अंदर बनाना चाहते हैं। और इन्हीं कट्टरवादी लोगों की वजह से हालत बिगड़ती चली गई। इसी इंसिडेंट से 5-6 साल पहले पैलेस्टीन में कुछ इस्लामिक कट्टरवादी लोग साथ में मिलकर आते हैं और हमास को बनाते हैं। ये हमास ग्रुप कहता है कि ये पीएलओ वाले लोग ज़्यादा ही सेकुलर बन रहे हैं, कुछ बहुत कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं इजराइल के साथ, लेकिन रियलिटी में हम लोग इजराइल को नक्शे से मिटाना चाहते हैं। तो हम कट्टरवादी लोग अपनी एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो एक्चुअली में फ़ाइट करेगी इजराइल को मिटाने के लिए, और यहाँ हमास ग्रुप की फॉर्मेशन होती है। ऑब्वियसली जब पीस ट्रीटी होती है 1994 के अराउंड पैलेस्टीन और इजराइल के बीच, एक तो जिस कट्टरवादी लोग इससे अपने प्रधानमंत्री से काफ़ी नफरत करते हैं और दूसरी तरफ हमास वाले लोग ये पीएलओ से नफरत करने लग जाते हैं कि क्यों इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया इजराइल के साथ जाकर। हमास ग्रुप न सिर्फ 1996 की पैलेस्टीनियन इलेक्शन को बायकॉट करता है, बल्कि सुसाइड बॉम्बिंग्स भी करवाता है इजराइल में। इसकी वजह से दोनों साइडों में एक्सट्रीम राइट विंग ग्रुप की डोमिनेंस बढ़ने लग जाती है, पोलराइजेशन बढ़ने लग जाती है। दोनों तरफ के लोग, इजराइल और पैलेस्टीन के लोग, एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। कुछ नफरत तो पहले ही से थी, अब वो और भी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। 1995 के बाद से 2002 के बाद वायलेंट प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। दोनों साइड में 100 से ज़्यादा इजराइल और पैलेस्टीनियन मारे जाते हैं। एक दूसरे की तरफ ग्राउंड पर क्लैशेस होते हैं और अब तक इतने ज़्यादा स्पेक्टिकल हो चुके हैं ये लोग एक दूसरे को लेकर कि इजराइल अपने सेटलमेंट में दीवारें बनाने लग जाता है, जो परमानेंट हाउसेस इनके सेटल लोगों ने क्रिएट किए हैं वेस्ट बैंक में। उनके चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड लगा दिए जाते हैं और चेक पॉइंट लगवा दिए जाते हैं और पैलेस्टीनी लोगों का रहना और भी मुश्किल होते जाता है। 2006 में हमास मिलिटेंट ग्रुप इलेक्शन लड़ता है पैलेस्टीन में और जीत जाता है। जो पीएलओ वाली पार्टी थी, फतह है उसका नाम, उसे हरा देता है, लेकिन काफ़ी छोटे मार्जिन से 132 में से 74 सीट जीतता है। लेकिन इसके बाद 2007 में इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी के बीच में सिविल वॉर हो जाती है। पैलेस्टीन के देश में इंटरनली लोग लड़ने लग जाते हैं, जो इस पार्टी के सपोर्टर्स हैं, जो दूसरी पार्टी के सपोर्टर्स हैं। 2007 में इस जंग को बैटल ऑफ गाजा कहा जाता है और पैलेस्टीन देश दो हिस्सों में बढ़ जाता है। जो गाजा स्ट्रिप है वहाँ पर अब हमास का कंट्रोल बन जाता है, और जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है वहाँ पर फतेह और पीएलओ का रूल रहता है, जो कि एक्चुअली में नॉन वायलेंट है और एक्चुअल गवर्नमेंट की तरह वेस्ट बैंक पर रूल करते हैं। लेकिन आज के दिन गाजा स्ट्रिप पर जहां हमास का रूल है, वो बेसिकली उस एरिया को एक टेररिस्ट ग्रुप की तरह रखते हैं। ये सिचुएशन है आज की। इस बात में कोई शक नहीं है कि इजराइल वेस्ट बैंक के एरिया पर पिछले कई दशकों से कॉलोनाइजेशन करता रहा है। इसकी वजह से क्लैशेस और बढ़ गए हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।